चलिए आज हम लोग क्लास 12th का सेकेंड लेक्चर देखते हैं 1.2। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। यानी चार्जिंग मेथड जो है दो प्रकार में, टू टाइप्स में डिवाइडेड है, इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड। हमने इसमें सबसे पहला एक मेथड और सबसे बेसिक मेथड जिसे कहते हैं वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन वहीं से बनता है। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। नेक्स्ट क्या है? चार्ज एंड मास। ऐसा क्यों? चार्ज और मास में कंपेयर करने का कारण ये है क्योंकि चार्ज और मास दोनों मैटर के ही प्रॉपर्टीज हैं, मैटर के ही कैरेक्टर्स हैं, तो एक ही के दोनों हैं, तो दोनों में कंपेयर करते हैं कि कौन किस पे क्या क्या डिपेंड करता है, कैसे कैसे फॉलो करते हैं। GLE थर्ड क्या है? GLE गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? अब तक जो हमने चार्जेस पढ़े हैं, अगर कोई बॉडी अनचार्ज है या चार्ज है पता करना है, क्योंकि हमें दिखता तो है नहीं ऐसा नहीं कि रब करने के बाद उस जगह पे हमें दिखने लग जाता है कि हाँ यहाँ पे चार्ज अपीयर है, तो इसको मुझे पता करना है कि चार्ज है या नहीं है। उसके लिए हम इस सिंपल से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम फुल डिटेल में थोड़ा सा भी पढ़ेंगे। लास्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वेश्चन आंसर। क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो पोर्शन है हर एक चैप्टर और हर एक लेक्चर का रहेगा जहाँ से कि आप कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। ओके, और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम लोग अपना स्टार्टिंग फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें कि फर्स्ट आता है इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड। हम लोग फर्स्ट लेते हैं इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, मेथड मतलब तो आप जानते हैं तरीका। इंडक्शन मतलब क्या होता है? इंडक्शन मतलब क्या होता है? विदाउट टच। इंडक्शन मतलब क्या होता है? विदाउट टच। विदाउट टच यानी बिना टच किए आपको क्या करना है? किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज में क्रिएट करना है। किसी भी अनचार्ज बॉडी को, मैटर को, सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट करना है? चार्ज्ड बॉडी में कन्वर्ट करना है विदाउट टच। अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, इस मेथड में हमारे पास एक आता है अनचार्ज बॉडी। एक हम अनचार्ज बॉडी लेंगे जिसका अनचार्ज बॉडी, ठीक है। अगर ये अनचार्ज है तो इसका मतलब क्या है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। और मुझे पता है अगर चार्ज करना है तो रबिंग प्रोसेस होता था और रबिंग प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे। तो या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आपको या तो इसमें ज़्यादा करने होंगे, एक्स्ट्रा देने होंगे, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। यही हमको अब तक यही पता था। लेकिन इंडक्शन मेथड में हम देखेंगे कि इसमें से ना तो हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, लेकिन फिर भी ये चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही इस तरीके से हम जो इसको चार्ज करेंगे उस मेथड को ही इंडक्शन मेथड कहते हैं। तो हम इसमें एक अनचार्ज्ड बॉडी लेते हैं और दूसरा चार्ज्ड बॉडी लेते हैं, इस तरीके से। दूसरा चार्ज बॉडी लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? Q। हम मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है? Q। अब हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसको इधर की तरफ निगेटिव क्रिएट करेगा, और जितना इधर निगेटिव क्रिएट करेगा उतना ही ये प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को पुश करेगा। ठीक है, अगर आप इसको वापस पीछे ले जाओगे तो ये वापस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि ये वापस
अपने इसी फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको पोलराइज्ड कर दिया, इसको इंड्यूस्ड कर लिया। तो हमने क्या कर लिया, एक तरफ निगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव क्रिएट हो गया। अब देखिए, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वह क्यू डैश, वो कितना होगा, क्यू डैश होगा। कितना इसका अमाउंट होगा, कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। क्यों क्यू डैश होगा, क्योंकि हर एक मटेरियल का अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसे हम के कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम के कहते हैं। इसको भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, और इसका थोड़ा सा डेफिनेशन और एवरीथिंग हम लोग जानेंगे। लेकिन बस इतना जान लीजिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, किसी भी मटेरियल का ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से चार्ज को कितना इस पे अपीयर होना है वो इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसमें हमने जैसे पॉजिटिव लाया, इसको निगेटिव, इधर निगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है कि इस जो पॉजिटिव साइड का पोर्शन है, पॉजिटिव साइड का पोर्शन जो अनचार्ज बॉडी, चाहे इसको कंडक्टर भी लिख सकते हैं, कंडक्टर होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। तो इस कंडक्टर को आप अर्थिंग कर दीजिए, अर्थ, यानी यहां पे एक वायर टच करके उसको अर्थ में डिप कर दीजिए। तो फिर आप क्या देखेंगे कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इसको बारी बारी सबको न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, ऐसा क्यों नहीं कि प्रोटॉन उसमें चले गए, क्योंकि इधर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इधर प्रोटॉन्स भी हैं, इधर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। अर्थ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत बहुत बड़ी मात्रा में है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब प्रोटॉन थोड़ा हैवियर है, प्रोटॉन हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वहां ना जाकर के क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन चल के आता है, और हमको पता है इलेक्ट्रॉन ही सबसे एलिमेंट्री छोटा पार्टिकल है, इसलिए सब मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। तो वही जाएगा और इनको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने जब इसको पीछे रख लिया, आपने इसको क्या कर दिया, पीछे कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे। अब यहां से पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, तो इस पे कितना बचेगा चार्ज, इस पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे आपने कौन सा चार्ज लेके आया था, आप लेके आए थे पॉजिटिव चार्ज लेके आए थे, यहाँ पे क्या बना, नेगेटिव बना। यानी यहाँ पे जो भी बनेगा क्यू डैश वो इसके अपोजिट नेचर का होगा, वो इसके अपोजिट नेचर का होगा। तो क्यू डैश अगर मैं कहूं तो क्यू डैश का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट्स डिपेंड ऑन माइनस ऑफ क्यू ब्रैकेट में 1 - 1 by k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मटेरियल, ऑफ दिस अनचार्ज्ड मटेरियल। आप इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वहां मत रख दीजिएगा, यहाँ पे किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखेंगे, अनचार्ज्ड मटेरियल का 1 - 1 by k। और यहाँ पे ये आपका बड़ा ही स्मार्ट फॉर्मूला है क्यू डैश को फाइंड करने का, एक्चुअल वैल्यू बताने का। तो क्यू डैश इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ दिस। ओके, माइनस क्यों है, यहां पे समझ में आता है कि जब हम पॉजिटिव लेके आए थे तो इस पे निगेटिव बनेगा, और जब आप यहां पर देखिए, जब आप यहां पर एक कैसे बॉडी लेके आई, निगेटिव लेके आई है, तो ये बॉडी इसको, इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो इस नेगेटिव को आप क्या करेंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने के बाद आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स सब के सब इधर चले आएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता, बिकॉज प्रोटॉन इज हैवियर पार्टिकल देन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखिए, जब आप इसको यहां से पीछे कर लेंगे तो इस पे कैसा नेट चार्ज बचेगा, पॉजिटिव। ये हमने देख लिया ना कि जिस पोलैरिटी को हम लेके आते हैं, जिस नेचर के चार्ज को लेके आते हैं, उसका अपोजिट नेचर अनचार्ज पे बन जाता है। लेकिन इसमें एक स्टेप भूलिएगा नहीं, अर्थिंग करना। अर्थिंग नहीं करेंगे तो इसके पीछे हटाते ही दोनों मिलकर के वापस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर से वो अनचार्ज ही रहेंगे। तो हमने क्या किया, अब देखिए, अब मैंने क्या कहा था कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। फ्री होने के बाद ये सरफेस पे ऊपर अब आ गए, तो जिसकी वजह से इनके ऊपर एक निगेटिव चार्ज बॉडी बन गया। कैसा बन गया, निगेटिव चार्ज्ड बॉडी।
ओके, ये कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडक्शन मेथड क्या होता है। इंडक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज बॉडी लेके आते हैं, अनचार्ज के सामने रखते हैं, इंड्यूस होता है, उससे क्या हो जाता है, पोलराइजेशन होता है, इंडक्शन होता है, इंड्यूस्ड होता है, जिससे की वजह से अपोजिट पोलैरिटी फर्स्ट फेस पे आता है और सिमिलर पोलैरिटी दूसरे फेस पे आता है, अपोजिट फेस पे, यानी वन साइड सेम पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी आती है और दूसरे साइड पे सेम पोलैरिटी आती है। अब उसके बाद हम लोग देखें कि अर्थिंग किया, अर्थिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, नेट चार्ज इस पे -q और इस पे कितना हो गया, नेट चार्ज +q। क्लियर हो गई बात। तो ये इंडक्शन मेथड होता है, ये इंडक्शन मेथड का तरीका है। क्लियर। आप इस तरह से किसी भी अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इंडक्शन मेथड का एक डेफिनेशन बनता है, इंडक्शन मेथड का डेफिनेशन बनता है। क्या डेफिनेशन बनता है इंडक्शन मेथड, जो हमने यहां किया है वही काम उसका डेफिनेशन बन गया, वही काम हम वहां लिख देंगे। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, इन विच वी brought a charged body near to uncharged body. Due to this, one side of uncharged body get opposite polarity, opposite charged, and other side of the uncharged body get similar charged. और उसके बाद अर्थिंग के बाद हम ओके तो ये बस इतना मेथड हमारा क्या है, इंडक्शन मेथड। अब इसमें लिख लीजिए आप, it is the process in which a charged body brought near to the uncharged body। आप लोग भी लिखते चलिए, एक नोट्स बनाइए, ठीक है। इट इज द प्रोसेस इन विच अनचार्ज्ड बॉडी ब्राउट नियर टू द अनचार्ज्ड बॉडी। ड्यू टू दिस one side becomes oppositely charged। कैसा हो जाएगा, oppositely charged, and other side becomes similarly charged, क्लियर। तो एक ऑपोजिटली चार्ज बन जाता है और एक साइड पे सिमिलरली चार्ज आ जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस हमने किया, ये प्रोसेस कैसा कहलाता है, इंडक्शन मेथड कहलाता है। ड्यू टू दिस वी गेट अ बॉडी अपोजिट पोलैरिटी का, चार्ज का पोलैरिटी इस पे आता है और ये हमने गेट किया, ठीक है। ये हमारा इंडक्शन मेथड यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको आप अपने पास समझ के रखिएगा, अभी इस पे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे। चलिए इसको रफ कर दें। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इंडक्शन मेथड के बाद आप देखिए कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, जैसे कि इंडक्शन मेथड में विदाउट टच था, कंडक्शन में क्या होता है, विथ टच। आप कंडक्शन मेथड में क्या होता है, कंडक्शन का मतलब होता है विथ टच, टच होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा
कि आप एक अनचार्ज्ड बॉडी लेंगे और एक चार्ज्ड बॉडी लेंगे। इसको मान लीजिए ए है और ये बॉडी बी है, ठीक है। मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए ये बहुत दूर है, बहुत इनके बीच में गैप है। फिर उसके बाद इसको इससे टच करना है। टच कर दीजिए, चाहे एक वायर से इसको कनेक्ट कर दीजिए, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दीजिए। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर। और ये कैसी बॉडी है? अनचार्ज्ड बॉडी। अनचार्ज्ड बॉडी, क्लियर? इसका मतलब यहां पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। फिर से चार्ज क्रिएट करना है, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन करो या तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आओ। तो आपको क्या करना है, आप जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, एक ह्यूमन नेचर देखें। ह्यूमन नेचर क्या होता है? अगर हम एक बस में बैठे हों, एक बस में बैठे हों और उसमें खूब धक्का मुक्की हो रहा है, बहुत ज़्यादा, अब स्पेस खाली नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें भर गए, तो जैसे ही कोई खाली बस सामने आती है तो हम वहाँ से क्या करते हैं? भाग करके उस बस में जाते हैं जहाँ पर जगह खाली होती है। तो यहाँ पे ड्यू टू द पॉजिटिव और ड्यू टू द सेम नेचर, ये भी देखिए, इन सब का नेचर देखिए, आप देख रहे होंगे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, अगल बगल सब इसके क्या हैं? एक दूसरे के पॉजिटिव चार्ज ही तो हैं। और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। ऐसे रिपल्शन सभी पे एक दूसरे को लगा रहे हैं। इस रिपल्शन की वजह से ये चार्ज किधर जाएंगे? जिधर जगह खाली है। ये भी कंडक्टिंग वायर है और ये भी अनचार्ज्ड बॉडी, यानी ये कंडक्टर है। क्या है ये? अगर आपने ये इंसुलेटर ले लिया तो चार्ज कभी भी चारों तरफ आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। बात समझ में है? तो ये भी कंडक्टर है, पिछले प्रोसेस में भी आपको कंडक्टर ही लेना है, कंडक्टर लिखा रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अब यहां पर धीरे धीरे ट्रांसफर होते हुए कुछ चार्ज इधर पे आ जाएंगे। अब इस पे चार्ज आने की वजह से हम क्या देखते हैं? यहां पे कुछ चार्ज कम हो जाएंगे, ठीक है। कुछ चार्ज यहाँ पे कम हो गया, वो चार्ज किधर चले आए? इधर चले आए। फिर बाद में इसका कनेक्शन आप हटा दीजिए, इनकी जो कनेक्टिविटी है उसको तोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे इसके पास नेट चार्ज पहले Q था। अब इस पे जो Q डैश है वो भी डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? यही क्वालिटेटिव एनालिसिस है बेटा। सिंपल डेफिनेशन पढ़ लेना और उसको लिख लेना इज नॉट योर स्टडी लेवल। ओके, यू कैन एनालाइज द क्वालिटेटिव। इसका क्वालिटी क्या है, इसमें अंदर, इसके अंदर जो कंपटीशन से बेस्ड जो नॉलेज है उसको निकालना है आपको, ठीक है। आपने क्या किया? कनेक्टिविटी हटा दिया, तो दोनों बॉडी एक दूसरे से दूर हो गए। ये ए बॉडी था और ये बी बॉडी था। अब इस पे चार्ज Q रह गया और इस पे चार्ज Q डैश आ गया। कितना अमाउंट है ये हम लोग बाद में देखेंगे, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि इस पे कितना है, इस पे कितना है। तो हम देखते हैं कि A और B, Q और Q कब सेम होंगे, कब सेम नहीं होंगे। A और B पे कब अमाउंट ऑफ Q इज इक्वल टू Q डैश कब होगा? क्लियर? ये तो पता है। पिछले केस में हम लोगों ने देख लिया था। पिछले केस में हमने क्या देखा था? इंडक्शन मेथड में Q डैश, इसमें इंडक्शन मेथड में Q इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू Q डैश होता है। और दूसरा, अगर ये सही है, अगर ये बात कहीं लिखी रहेगी तो आप इसको राइट करेंगे। अगर ये लिखा रहेगा कि Q डैश इज ग्रेटर इक्वल टू Q, तो इसको आप बेटा बिना सोचे समझे कैंसिल कर दीजिएगा। क्लियर हो गई बात? क्योंकि जो आपने चार्ज जिससे किया था वो हमेशा उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन जिसको आपने इंड्यूस किया उस पे चार्ज ज्यादा आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, बट वहां पे क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस है, इंडक्शन में टच नहीं करना है, दूरी बनाए रखना है। कंडक्शन में आपको टच कर देना है, आपस में इसको टच करके भी आप हटा सकते हैं। तो कंडक्शन में हो सकता है कि बहुत सारे ट्रांसफर हो जाएं। तो यहाँ पे इन दोनों में इक्वलिटी कब आएगी? इन दोनों में इक्वलिटी तब आएगी जब A और B
बॉडी ए और बी दोनों में किस तरह की सिमिलरिटीज हो, किस तरह की सिमिलरिटी हो, शेप में, साइज में, और दोनों का नेचर भी सेम हो, ये सारी चीजें दोनों में क्या हो, सेम हो, ये सारी चीजें दोनों में क्या हो, शेप एंड साइज में बराबर हो, नेचर बिल्कुल सेम हो, तो ए और ए दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों फिर बाद में क्या हो जाएंगे, ए इक्वल टू ए हो जाएंगे। यानी ये बॉडी जैसा है वही वैसा ही बॉडी है, अगर ये आप किसी एक नेचर का ले रहे हैं वही नेचर इसका होना चाहिए, जो शेप एंड साइज इसका है वही शेप एंड साइज इसका भी होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ओके, तो अब ये क्यू क्यू किस पे डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो इनका ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखिए कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड हमने क्या किया, दो अनचार्ज्ड बॉडी लिए, डेफिनेशंस कैसे बनेंगे, दो अनचार्ज्ड बॉडी लिए, उसको हमने आपस में कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ, तो इस ट्रांसफर ऑफ चार्ज के बाद आप कनेक्टिविटी तोड़ दीजिए, कट कर दीजिए, देन आप क्या पाएंगे कि एक अनचार्ज्ड जो था वो चार्ज्ड ही मिला आपको। अच्छा, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पे माइनस साइन नहीं लगा है, यहां पे कोई साइन नहीं लगा है, यहां पे कोई साइन नहीं लगा है, क्योंकि जिस चार्ज को आप लेके आओगे उससे टच करोगे वही चार्ज ट्रांसफर होगा ना, इसलिए यहां कोई साइन अपीयर नहीं करना, यहां पे कोई साइन नहीं। लेकिन पिछले वाले में ध्यान दीजिएगा कैसे किया हम लोगों ने। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा कंडक्शन मेथड भी कंप्लीट हो जाता है। अब कंडक्शन मेथड में चलिए इसको रफ कर दीजिए, अब नया लिखिए। कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड में क्या होता है, इट इज अ मेथड, इट इज अ प्रोसेस in which we take two conductors, one charged and other uncharged, एक आपको चार्ज लेना है और दूसरा अनचार्ज होना चाहिए। क्लियर? टेक टू कंडक्टर्स, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज, एक आपका चार्ज था और दूसरा अनचार्ज था। हाँ, तो हमने क्या लिखा, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक टू कंडक्टर्स, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज, एंड देन इसके बाद हमने क्या किया था, दोनों को आपस में कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, एंड कनेक्ट to each other by conducting wire। ठीक है, इसको थोड़ा स्पेलिंग सही कीजिएगा। कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट टू ईच अदर बाय कंडक्टिंग वायर। अब आपने अगर ये प्रोसेस किया, तो इस प्रोसेस में आपने क्या देखा कि ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हुए, यानी सेम चार्ज वहां पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो जो चार्ज इस पे था वही चार्ज का नेचर वो रहेगा, और बॉडी का अगर शेप, साइज और नेचर
सेम है तो चार्ज का अमाउंट भी क्वांटिटी भी सेम ट्रांसफर होगा। अगर इनमें से डिफरेंट है तो ये इसके बराबर नहीं होगा। यानी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है कि इफ टू बॉडीज हैव सेम शेप, साइज एंड नेचर, हैविंग सेम नेचर, then what is the amount of uncharged body, what is the amount of charged on uncharged body? क्लियर होगी बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने ये दोनों प्रोसेस पढ़ लिए, कंडक्शन मेथड और इंडक्शन मेथड दोनों पढ़ लिया। इनको याद रखिएगा क्योंकि इन पे बेस्ड में एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि आपके सामने ये है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, इस पे बेस्ड है क्वेश्चन। देखिए आपके पास दो अनचार्ज्ड बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, बॉडी ए एंड बॉडी बी। आपको एक को पॉजिटिव चार्ज बनाना है, इसको आपको क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए बॉडी ए को, ये दोनों अनचार्ज्ड है, अनचार्ज्ड है, इसको आपको पॉजिटिव बनाना है और इसको आपको निगेटिव बनाना है बाय यूजिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्टेप्स। बहुत ही कम स्टेप्स में आपको इनको पॉजिटिव और निगेटिव बनाना है, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, बाय यूजिंग इंडक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड इन फ्यू स्टेप्स, क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक को पॉजिटिव बनाना है, एक को नेगेटिव बनाना है बाय यूजिंग इंडक्शन और कंडक्शन मेथड। दोनों का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, लेकिन इन फ्यू स्टेप, बिल्कुल मिनिमम स्टेप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे हौश पौश कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए। चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। दोनों ही अनचार्ज्ड हैं, तो मैं पहले इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इंडक्शन मेथड अलाउ करता है कि एक चार्ज बॉडी लेके आइए और दोनों में से किसी को टच नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, ए को इधर लिया, बी को इधर लिया। इंडक्शन मेथड के लिए मैंने एक बॉडी लेके आया जिसका पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, ये चीज ध्यान देना है, इसको आपको क्या बनाना है, निगेटिव। तो इसके सामने अगर इंडक्शन प्रोसेस करना है तो आप उसका अपोजिट लेके आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी, तो उसका पॉजिटिव लेके आए तो इस पे क्या चार्ज अपीयर होगा, नेगेटिव, और दूसरे साइड पे पॉजिटिव। एक स्टेप ये हुआ, वन स्टेप। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आप एक वायर कनेक्ट कर दीजिए बाय यूजिंग कंडक्शन मेथड। तो जैसे आप इसको करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो रिपल्शन हो रहा है आपस में, वो रिपल्शन इन लोग को कहां लेके चला जाएगा, या इसका जो फोर्स, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो जब इसको ये पुश कर रहा है, वैसे भी इनको एक रास्ता मिल गया और कोई धक्का मार ही रहा है, तो उस रास्ते से निकल के जाएंगे नहीं, क्या जाएंगे। कनेक्टिंग वायर दिया आपने, तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर चले आएंगे, सब के सब इधर चले आएंगे। ठीक है, अब कनेक्टिंग वायर हटा दीजिए, तो आप इसके बाद इस इंडक्शन को भी हटा दीजिए। आप क्या देखेंगे, एक पे आ गया नेगेटिव चार्ज और एक पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जो हमको क्वेश्चन मिला था। इस पे ए पे क्या करना था, पॉजिटिव करना था, बी पे नेगेटिव। चलिए कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए। यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर दीजिए, यहाँ पे इसको नेगेटिव कर दीजिए। मेरे से गलती होगी, यहाँ पे अगर मुझे क्या बनाना था, पॉजिटिव बनाना था, तो मुझे इंडक्शन में क्या लेके आना चाहिए था, नेगेटिव लेके आना चाहिए। इट्स अ माइनर मिस्टेक, आप लोग नोटिस कीजिएगा। अच्छी बात है कि इतना ध्यान देंगे आप लोग। वैसे भी दूसरों की गलती बड़ी जल्दी पकड़ने की आदत होती है, तो आप लोग पकड़ ही लेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये कैसा हो गया आपका, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, देखा होगा। क्या इतने ही दो स्टेप्स में आपने इसको क्लियर कर लिया? चलिए देखते हैं, या हुआ कि नहीं हुआ ये भी नोटिस कीजिएगा आप लोग।
चलिए आगे बढ़े हम लोग। सेकेंड हम लोगों ने क्या लिखा था, डिफरेंस बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया, देखिए इसको रफ कर देते हैं। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, आपको किसको किसको कंपेयर करना है, चार्ज और मास को। तो आप एक तरफ चार्ज लिख लीजिए और एक तरफ मास लिख लीजिए। चार्ज, ठीक है, और यहां पे लिखिए मास। ठीक है, इनके बीच में एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, फर्स्ट चार्ज में देखिए और फर्स्ट मास में देखिए। एक और लाइन लिख लीजिए, अगर मुझे समझाना होगा तो इस लाइन के इधर मैं आपको समझाऊंगा और इन पे यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, लिखेंगे। फर्स्ट देखिए, चार्ज है तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाएं तो ये जीरो भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ये हमारे पास सोच पहले से ही है। लेकिन मास, अच्छा एक चीज और देखिए, मास हुआ चाहे चार्ज हुआ, दोनों किसका है, मैटर का है। किसका है, मैटर का है। इसीलिए मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एक ही के कैरेक्टर हैं, मैटर का ही कैरेक्टर है। चार्ज और मास दोनों एक ही का कैरेक्टर है। फर्स्ट देखिए, चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट मास is always positive quantity, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। मास होगा तो ही हम कुछ कह सकते हैं। अगर आप ये कही कि पॉजिटिव था, भैया मेरे पास कुछ मास था पहले से और वो धीरे धीरे खत्म हो गया, तो कुछ है ही नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते मास जीरो हो गया, मास जीरो हो गया, ये आप नहीं कह सकते। क्योंकि या तो वो होगा या तो वो नहीं होगा। नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, तब आप अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल पाएंगे उसके लिए। लेकिन अगर है, आप शो कर पा रहे हैं हाँ भाई इसके पास मास है, तो मास कैरेक्टर इज ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, चार्ज इज कंजर्व्ड। लेकिन मास कंजर्व्ड नहीं होता है, मास इज नॉट कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट कंजर्व्ड। क्लियर होगी बात, सिंपल सा आप याद कर लीजिए। मास कंजर्व नहीं होता है। मास क्यों कंजर्व नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू E इक्वल टू mc स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, मास जिस फॉर्म में है वो एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है। मास कभी भी सेम फिजिकल स्टेट में नहीं रहता। अगर आप किसी मास को जला देते हैं तो वो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, समथिंग लाइक दिस एनर्जीज में वो कन्वर्ट हो जाता है। और आप जब जलाने के बाद उस पीस ऑफ वुड को देखते हैं, लकड़ी को देखते हैं, तो उसका वेट कम हो जाता है। तो जो वेट कम हुआ वो कहाँ चला गया, वो कन्वर्ट हो गया दूसरे फॉर्म्स में। सो मास इज नॉट कंजर्व्ड, इट कन्वर्ट इनटू
इंटू एनर्जी, ठीक है। तो ये कंजर्व नहीं होता है, इट्स ट्रांसफर्ड या कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म्स, एनर्जी में चला जाता है। लेकिन चार्ज इज कंजर्व, जितना चार्ज पहले होता है उतना ही चार्ज बाद में भी होता है। यानी इसमें जो Q1 क्वांटिटी थी एट टाइम T1 पे, तो T2 टाइम पे भी उतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए किसी बॉडी पे, तो इसको कंजर्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जितना मास था अब वो मास उतना नहीं है, वो डिफरेंट एनर्जीज में कन्वर्ट हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड बट मास क्या है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड और इट येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। ये अभी इसको प्रमाणित नहीं किया गया है, इसको अभी नहीं क्वांटाइजेशन में बताया गया है, इसलिए मास क्वांटाइज्ड फॉर्म में नहीं होता। यानी क्वांटाइजेशन को मास फॉलो नहीं करता, लेकिन क्वांटाइजेशन को चार्ज फॉलो करता है, जो कि हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ई के फॉर्म में होता है। आप मास को क्वांटाइज्ड कैसे कर सकते हैं, आप उसको कितना ना कहीं आप डिवाइड उसको कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मास का कोई भी स्मॉलेस्ट फॉर्म आपके पास नहीं है, लेकिन चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म आपके पास है, वो है क्या, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज ई। लेकिन मास के लिए आपके पास नहीं है, सो मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। नॉट क्वांटाइज्ड और येट टू बी एस्टेब्लिश, इसको ये भी लिख सकते हैं, और येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। अभी इसको प्रमाणित या इसको अभी नहीं किया गया है क्वांटाइजेशन में। क्लियर हो गई बात। फोर्थ देखते हैं, इसको मैं ऊपर से रफ कर दूं। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, चार्ज on the body does not depend on the velocity of the body। क्लियर हो गई बात। चार्ज ऑन द बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी जिस बॉडी का जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल सी बात है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सेम उसी बॉडी का, ठीक है। बट मास क्या होता है, इंक्रीज करता है विथ increases in velocity, ठीक है, in velocity with mass increases with increases in velocity। अगर मास की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो मास भी बढ़ता जाएगा विद द रिलेशन with the relation of m is equal to m naught अपॉन अंडर रूट, मैं नीचे रफ कर देता हूं जरा बेटा, आप नोट करते चलिएगा भैया, ठीक है। अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। अब जरा इसको देखिए यहाँ पे, चलिए हमें लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मास इंक्रीजेस, देखिए इंक्रीजेस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
ठीक है ना। ये मैंने एक सिंबल आपको दे दिया, इंक्रीज ऐसे लिखा रहे चाहे ऐसे लिखा रहे तो इंक्रीज, ठीक है। ये एक वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी विद द रिलेशन ऑफ दिस m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ m नॉट क्या है, m नॉट है रेस्ट मास, यानी जब बॉडी रुका होता है तो उसका रेस्ट मास है, और m क्या है, इंक्रीजेज मास। m क्या है आपका, इंक्रीज्ड मास, जो इसमें इंक्रीज करेगा वो है, और v क्या है, वेलोसिटी, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर होगी बात। नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली हम अपने लाइफ में देखें तो ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जिसकी स्पीड c के बराबर हो जाए, और अगर ये हो गया तो सोचिए क्या होगा। अगर हमने अपनी स्पीड को c के बराबर कर दिया तो क्या होगा, यानी v की जगह आप जैसे ही c पुट करेंगे तो नीचे की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी आप डिफाइंड नहीं रह पाएंगे, यानी आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होंगे, किसी ना किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके होंगे। इसलिए नॉर्मली प्रैक्टिकली इसीलिए हम लोग वैसे भी c के स्पीड तक गेन नहीं कर पाते हैं। चलिए हम मान लेते हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, जो डेफिनेशन है पहले उसको क्लियर करते रहिए कि m बढ़ेगा विद द स्पीड, अगर स्पीड बढ़ेगा, क्लियर, यानी m को अगर बढ़ना है, यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर इस फैक्टर को बढ़ना है तो ये पूरा फैक्टर बढ़ना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। अगर इस फैक्टर को बढ़ना है, फिर से इस फैक्टर को बढ़ना है, इंक्रीज होना है, या तो ये इंक्रीज हो तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। फर्स्ट क्या हो, ये पूरा बढ़े, सेकंड क्या हो, सेकंड नंबर पे ये और ये इंक्रीज करे तो ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे। नेक्स्ट ये अगर कांस्टेंट रहे, ये क्या रहे, थर्ड नंबर अगर ये कांस्टेंट रहे तो ये क्या करे, ये डिक्रीज होता चला जाए। ये वाला जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है जिसे मैं सर्कल में बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या करे, डिक्रीज करे, थर्ड नंबर। ये जब डिक्रीज करे तो ये क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तब आपका m क्या होगा, बढ़ेगा। इसको बार देखिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा कि m बढ़ाना है तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़े, फर्स्ट। m बढ़ाना है, आपको m को इंक्रीज करना है तो ये कांस्टेंट रहे तो ये इंक्रीज करे। थर्ड, इसको आपको इंक्रीज करना है, थर्ड, तो ये आपका डिक्रीज हो और ये आपका कांस्टेंट रहे। अगर ऐसा होता है तो आपका m बढ़ेगा। अब देखिए जरा, v की वेलोसिटी आपने अगर इंक्रीज करते हैं, v की वेलोसिटी अगर आप इंक्रीज करते हैं, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर आपका ये वेलोसिटी बढ़ता है, ये वेलोसिटी बढ़ती है, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि c तो कांस्टेंट है। c क्या होता है, c ऑफ स्पीड लाइट इज कांस्टेंट। तो ये वेलोसिटी, तो ये फैक्टर पूरा बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, डिक्रीज कर गया, और ये डिक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया, तो मास ऑफ रेस्ट तो वो कांस्टेंट था ही, और अगर वो कांस्टेंट है तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये भी इंक्रीज कर गया। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से फिर से सुनिए कि ये आपका इंक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पे बात कर रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं कि v बढ़ता है और c कांस्टेंट रहा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट होता है, तो ये बढ़ेगा तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और ये बढ़ता है, इसके इंक्रीज होने की वजह से ये इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, पूरी की वैल्यू घटेगी, क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि ये 1 से हमेशा ये क्या है, छोटे होंगे। अगर 1 से बड़ा हो गया तब तो अनडिफाइंड या इमेजनरी नंबर में चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 से क्या हो गया, माइनस में,
ठीक है, यानी ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी, ये बढ़ेगा तो 1 को ये छोटा करते जाएगा, ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा 1 का मैग्नीट्यूड छोटा करता जाएगा, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। जब ये कम हो गई तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये पूरी क्वांटिटी इंक्रीज कर गई तो एमबी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आप इसको बार बार सुनिएगा, मैंने बाकायदे नंबरिंग भी दे दी है कि पहले कैसे कंडीशंस बनाए जाते हैं, फिर वो कंडीशंस को मैंने अप्लाई करके भी दिखा दिया। ओके, चलिए देखते हैं, इसको रफ कर दें। तो फोर्थ आपने लिख लिया कि चार्ज जो क्वांटिटी, आप खुद ही देखिए, मान लीजिए कि इसको हमने रब कर दिया, इसको हमने रब किया और इसको हमने वेलोसिटी दे दिया, इसको हम फेंक रहे हैं, इसको वेलोसिटी दे दिया। हो सकता है इसके मास फैक्टर में गेन हो, लेकिन जो इस पे चार्ज 1 कूलम आ गया, तो क्या ये 1 कूलम चार्ज भी इंक्रीज करेगा, नहीं। यानी चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास कैरेक्टर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन के पास भी तो आपने बताया था कि मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg, तो वो मास बढ़ेगा तो उस पर चार्ज नहीं बढ़ेगा। फिर से सुनो कि उस इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ सकता है, लेकिन उस पे जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, वो नहीं बढ़ेगा। यानी चार्ज की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, उस इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ सकता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़े। अगर आपको इसको कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इतने पोर्शन को आप बार बार रिपीट करके देखिएगा। ये आमतौर पे बहुत से बच्चों का क्लियर नहीं रहता है, जो कि आपने यहां पे अब क्लियर कर लिया होगा। फिफ्थ देखिए क्या होता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ अगर आप देखें, फिफ्थ क्या है, देखिए यहां पे लिखते हैं, जगह है हमारे पास। यहां पे अगर चार्ज प्लस है तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। माइनस है, माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर प्लस है और माइनस है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर हमें चार्ज के कंडीशंस में क्या देखने को मिलता है, रिपल्शन भी देखने को मिलता है, रिपेल कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी चार्ज की वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों देखने को मिलता है। बट मास की वजह से, अगर मास आपने देखा है यहां पे, अगर आप मास देखें कि m1 है, ये m2 है, ठीक है, तो इनके बीच में ऑलवेज भी अट्रैक्टिव नेचर होता है। ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन चार्ज कैरेक्टर में अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है। इसीलिए मैंने पहले बताया था कि रिपल्शन अगर होता है तो ये कंफर्म करता है कि यहां इलेक्ट्रिफिकेशन है, मास कैरेक्टर डोमिनेटिंग नेचर में नहीं। वहां कौन डोमिनेटिंग नेचर में है, चार्ज डोमिनेटिंग नेचर में होगा। लेकिन अगर यहां पर अट्रैक्शन है तो यहां पे भी अट्रैक्शन है, तो आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि वो अट्रैक्शन मास की वजह से हो रहा है या चार्ज की वजह से हो रहा है। क्लियर हो गई बात, ये भी हमारा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। थर्ड क्या था भाई, याद दिलाओ भाई, थर्ड क्या था, थर्ड था हमारा GLE। क्या था, GLE। GLE, ये GLE क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, इसका डायग्राम देख लीजिए पहले, ये होता क्या है, लिख लीजिए पहले। it is a simple apparatus or instrument which is used to detect
चार्ज ऑन द बॉडी। क्या कहता है ये? इट इज अ सिंपल apparatus और इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन द बॉडी। यानी किसी बॉडी के पास, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, उसको अगर आपको बताना है तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल सा। इसका डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम इस तरीके से होता है, थोड़ा सा सही अच्छा बना देता हूं, ठीक है। एक ग्लास जार जिसमें कि एयर डिस्टरबेंस ना करे, और ये रबर का कैप है। इसमें एक कंडक्टर इस तरीके से, और इसके ऊपर एक नॉब। क्या है ये? नॉब है। इस कंडक्टर से आप दो लीव्स जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? दो लीव्स। ये लीव्स आपके गोल्ड के होने चाहिए। किसके होने चाहिए? गोल्ड। ये भी और ये भी। और ये आपका कंडक्टर है, दोनों। ये कैसा है? ये दोनों कंडक्टर है। आप क्या कीजिए, किसी बॉडी के पास, अब देखिए मेरे पास 2-3 पीस है, 1 2 3। अब इन तीनों में से चार्ज कौन सा है, अब ये हमें पता करना है। तो आप क्या करिए, ए को लेके आइए इसके पास और टच कर दीजिए। ए को आपने क्या किया? टच कर दिया। आपने टच कर दिया। अगर इसके पास कोई चार्ज होगा तो वो टच करने की वजह से, ड्यू टू कंडक्शन प्रोसेस, ड्यू टू कंडक्शन मेथड, वो चार्ज यहाँ आएगा और इनके ऊपर, दोनों के ऊपर, क्योंकि वो आपने टच किया है तो सेम नेचर का ही चार्ज आएगा। अगर ये मान लेते उस पर प्लस प्लस था, इस पे क्या था? प्लस था, तो इनके प्लस होने की वजह से लीव्स में गैप्स बढ़ जाएंगे, यानी कि इनके बीच का जो एंगल था थीटा, वो थीटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब आप इसको हटा लीजिए, यहां से आपका क्या कर दीजिए? इसको रफ कर दीजिए। अब आप लेके आइए बी को। अब बी को आप टच मत कीजिएगा, ये ध्यान दीजिए, बी को आप टच मत करेंगे। आप अगर टच कर देंगे, अगर बाय द वे अगर वो निगेटिव चार्ज का हुआ तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो आप टच करने की जगह आप बस देखिए, इंडक्शन मेथड का भी देखिए क्या होता है। इंडक्शन मेथड से यहाँ पे क्या पोलैरिटी क्रिएट करेगा? अगर ये निगेटिव हो, अगर इसके पास चार्ज नहीं हुआ तो थीटा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन इसके पास चार्ज हुआ, अगर पॉजिटिव ही चार्ज हुआ, इफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपल्शन और बढ़ जाएगा। ये रिपल्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन्स और ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, प्रोटॉन्स और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच का थीटा भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर ये निगेटिव नेचर का हुआ, निगेटिव नेचर का हुआ, तो इनके बीच में फोर्स घट जाएगा, और घटने की वजह से ये इधर की तरफ और क्लोज आएंगे। क्लोज आने की वजह से थीटा डिक्रीज हो जाएगा। क्लोज होने की वजह से थीटा डिक्रीज हो जाएगा, यानी एंगल इनके बीच का डिक्रीज हो जाएगा। कब? जब ये नेगेटिव नेचर का होगा। सी को लेके आते हैं। सी को लेके आए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं तो कोई चार्ज नहीं, यानी अगर सी पे क्यू कितना हो गया? चार्ज। क्यू पे, बी पे क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लेते हैं पॉजिटिव हुआ तो थीटा इंक्रीज करेगा, नेगेटिव हुआ तो थीटा डिक्रीज करेगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस पे, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तब जब ये पता रहेगा कि पॉजिटिव चार्ज है, तब आप इसको ऐसे बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते हैं। क्लियर? ये पता है पॉजिटिव है, और इस पे भी नहीं पता है तो हमको बस ये पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है, इस पे कोई चार्ज है, इस पे भी कोई ना कोई चार्जेस हैं। लेकिन इसको यहाँ पे लाने की वजह से अगर थीटा में नो चेंज, थीटा रिमेन्स कांस्टेंट, तो चार्ज विल बी 0 इफ A has पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये कहानी आपके पास, ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस ही है बेटा। आगे बढ़े, हमने डेफिनेशन भी देख लिया, इलेक्ट्रोस्कोप्स भी देख लिया, और दूसरा ये गोल्ड लीफ्स है। गोल्ड का ही लीफ क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि गोल्ड की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, गोल्ड की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा मेलेबल हो सकता है, वो बहुत ज्यादा थिन फॉर्म में क्रिएट किया जा सकता है।
तो अगर हल्का सा भी चार्ज हो तो वो इस पे अपीयर हो जाएगा और वो आपको समझा देगा, समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, लास्ट एंड फोर्थ टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था उसको देखिए।